आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दागियों पर दंगल के बाद बिहार की सियासत का सेंसेक्स अभी संपत्ति पर चढ़ता नजर आ रहा है। आज आरजेडी कोटे के मंत्री रामानंद यादव ने सुशील मोदी की संपत्ति की जांच की बात कही और इसके बाद सुशील मोदी ने सरकार को चैलेंज कर दिया। रिपोर्ट देखिए। सुशील मोदी का बड़ा ऐलान। अपनी संपत्ति लालू को गिफ्ट करेंगे सुशील मोदी। सुशील मोदी को ये बड़ा ऐलान क्यों करना पड़ा? सुशील मोदी ने सरकार को खुला चैलेंज क्यों दे दिया? ये जानने से पहले महागठबंधन सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की बात कही। आज हम मेरा पर आरोप लगाते हैं तो सुशील मोदी के बड़ा भाई है महावीर मोदी, वो बिल्डर है, अपना जितना 2 नंबर कमाई अपना भाई के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। और लोधीपुर जो क्रिश्चियन का जमीन है वो विवादित जमीन था, एक पक्ष से लिखा, दूसरा पक्ष ने किसी कोर्ट से जीत गया। इस सारा को मैं जांच करूँ। और इनका समाज का केतान मार्केट बना है, वो भी विवादित है, वो भी हाई कोर्ट से हारा हुआ। ये दोनों पर जांच करावेंगे, जांच में आवेगा पब्लिक के सामने उसको हम लोग उद्भेदन करेंगे। पटना के जिस लोधीपुर और खेतान मार्केट की जमीन का रामानंद यादव ने हवाला दिया, उसे लेकर सुशील मोदी ने खुला चैलेंज करते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में सुशील मोदी ने लिखा कि पटना का खेतान मार्केट लालू जी की कृपा से 1995 में तैयार हुआ। लोधीपुर का मॉल किसका है मुझे पता नहीं। ये दोनों संपत्ति यदि मेरी या मेरे परिवार की है तो आज ही मैं लालू परिवार को गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने झूठा आरोप लगाने वालों पर मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही। जो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, अगर 1 सप्ताह के भीतर वो इन आरोपों को वापस नहीं लेते हैं और सार्वजनिक क्षमा नहीं मांगते हैं तो मैं ऐसे लोगों पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। दरअसल जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, सुशील मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो दागियों का मुद्दा हो या फिर गठबंधन तोड़ने का मुद्दा। अब जवाब में आरजेडी की ओर से लोधीपुर और खेतान मार्केट की जांच का सियासी खेल खेला गया है। पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में पटना का लोधीपुर का नया मॉल और खेतान सुपरमार्केट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुशील मोदी ने मंत्री रामानंद यादव के बयान पर पलटवार किया और कहा कि इन दोनों संपत्तियों की जांच करा ली जाए और अगर उनके किसी परिजन पर अगर इस संपत्तियों का किसी भी तरह लिंक साबित होता है तो वो आरोप लगाने वाले को गिफ्ट कर देंगे और अगर ये आरोप गलत होते हैं तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। लोधीपुर के मॉल का जायजा लिया संजय कुमार ने। और बेनामी संपत्ति को लेकर बिहार की राजनीति में इन दिनों तल्खी देखी जा रही है। सुशील मोदी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि जो नीतीश कैबिनेट है उसमें राजद कोटे से 4 मंत्री आपराधिक छवि के हैं। इसके बाद कल खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने सुशील मोदी पर बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया और कहा कि वे इन सभी बेनामी संपत्ति की जांच करवाएंगे। हालांकि यह उनके क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है, लेकिन रामानंद यादव ने आरोप लगाया कि लोधीपुर, जहां इस वक्त हम खड़े हैं और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, लोधीपुर में ये जो बिल्डिंग बनी है यह विवादित जमीन पर बनी है और यह बहुमंजिली इमारत सुशील मोदी ने ही बनवाई है अपने परिजनों के नाम पर। हालांकि सुशील मोदी ने इसको चुनौती दी है। सुशील मोदी का कहना है कि अगर यह साबित हो जाता है कि यह बेनामी संपत्ति है और विवादित जमीन पर यह बिल्डिंग उनके द्वारा बनवाई गई है तो वे लालू परिवार को यह प्रॉपर्टी, यह बहुमंजिली इमारत गिफ्ट कर देंगे और अगर ऐसा साबित नहीं होता है तो वो निश्चित तौर पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात बिहार की राजनीति में बेनामी और अवैध संपत्ति को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक तल्खी सामने आ रही है, उससे निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति जो है वह परवान पर चढ़ी हुई दिखती है। लोधीपुर की यही वो प्रॉपर्टी है जिसको लेकर दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, लोधीपुर, पटना। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग पर सियासत तेज है। खनन मंत्री रामानंद यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, वहीं कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के मंत्री ने के बयान का समर्थन किया है। डॉक्टर रामानंद यादव ने
जो सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है, ये सही है और तथ्यपरक जांच करके महागठबंधन की सरकार सुशील मोदी के सारे मामले का पोल खोलने का काम करेगी। सुशील मोदी जी जिस चालाकी से अपने भाई से संबंध विच्छेद बता करके अपना सारा संपत्ति उनके पास ट्रांसफर करते रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, उनके अंदर राजनीतिक बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन दिखता है और इसी वजह से वो लोग बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप महागठबंधन के लोगों पर लगाते रहते हैं। और जहां तक संपत्ति की जांच का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। सुशील मोदी जी को भी इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके दल के अंदर के लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। कि सुशील मोदी जी को राजनीति में आने के बाद उनके और उनके रिश्तेदार के संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, चाहे पटना के अनेक शहर में हो या अनेक शहरों में हो। पटना के इलाके के अतिरिक्त भी किन किन शहरों में उनके रिश्तेदार, उनके बहन, उनके बेटे और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति है। चूँकि जग जाहिर है कि सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त मनोरमा देवी के साथ उनके अनेक तस्वीर वायरल हुए, उनके बहन के रिश्ते देखे गए, उनकी संलिप्तता पाई गई। सुशील मोदी को देश का बच्चा बच्चा, बिहार का जन जन जानता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में। चारा घोटाला को परिणति तक पहुंचाकर लालू यादव को सजा याफ्ता करवाने वाले के रूप में, IRCTC घोटाले को उजागर कर तेजस्वी यादव को आरोपी बनाने के रूप में। बिहार सरकार के नई मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 2 विधायकों अफाक आलम और मुरारी गौतम को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सिर्फ 2 मंत्री पद मिलने को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता नाराज हैं। कांग्रेस नेताओं ने 2 और विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देने की मांग की है। शुक्रवार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम के साथ राहुल गांधी से मुलाकात की। भले ही इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा हो, लेकिन मुलाकात के बाद अजीत शर्मा ने जो कहा उसका मतलब तो सियासी ही निकलता है। निश्चित तौर पर बात हुई है, कहीं न कहीं हम लोग के थोड़ा कम सीटें मिली है। जैसे कि आप अगर देखोगे टोटल में तो राजद का 4.5 के आसपास उनका रेशियो, 4.5 विधायकों पर 1 मंत्री बनते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के 3.4 विधायक पे 1 मंत्री बनते हैं। हम पार्टी जो साथ में है उनका 4 विधायक, उनको 1 मंत्री मिलता है। हम लोग 19 विधायक हैं सदन में। निश्चित तौर पर हम लोग को 5, पौने 5 बनता है, तो 4 में तो कोई ये नहीं होना चाहिए था, 4 बनना चाहिए था। दरअसल नई सरकार में सिर्फ 2 मंत्री पद मिलने को लेकर कांग्रेस नेता नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं नए मंत्रिमंडल में संख्या के हिसाब से मंत्री पद की हिस्सेदारी की मांग पर आरजेडी ने भी जवाब दे दिया है। आरजेडी का कहना है कि मंत्रिमंडल का गठन सभी पार्टियों की सहमति से ही हुआ है। हर पार्टी की चाहत होती है, इच्छा होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंत्रिमंडल में जगह मिले। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला कमान और सभी दलों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, सभी लोगों ने सभी दलों के नेताओं से मिल बैठ करके ये फार्मूला तय किया है। इधर कांग्रेस की डिमांड के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कस दिया है। जहां जनता दल यूनाइटेड को 44 विधायकों पर 13 मंत्री मिले हैं, वहीं बिहार में 19 विधायकों पर कांग्रेस को मात्र 2 ठो लॉलीपॉप मिलकर दे दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ा भी मोरली सपोर्ट है, थोड़ा भी मोरल बचा हुआ है, तो वो कम से कम 5-6 मंत्री का तो मांग कर सके। लेकिन व्याकुल भारत में इतनी उत्सुकता थी मंत्री पद की शपथ के लिए कि 2 ही मंत्री में संतोष करके अब सीना पीट रहे हैं। मंत्रिमंडल के गठन के पहले से ही कांग्रेस की ओर से 4 मंत्री पद की मांग की जा रही थी। भविष्य में होने वाले कैबिनेट के विस्तार में कांग्रेस से 1 मंत्री को शामिल किया जाना है, लेकिन पार्टी को सिर्फ 3 मंत्री पद पर संतोष करना रास नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों को कई तरह की नसीहत दी है। सवाल है कि क्या आरजेडी को बदल देंगे तेजस्वी?
करीब 5 साल बाद सावन के महीने में आरजेडी सत्ता में आई। भादों में मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन होते ही जैसे भदवा लग गया। एक के बाद एक आरजेडी के कई मंत्री विवादों में फंस गए। शायद इसीलिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों को खास नसीहत दी है। नसीहत ये कि कोई मंत्री विभाग में अपने लिए नई गाड़ी नहीं खरीदेगा। इसके साथ ही उम्र में बड़े कार्यकर्ता, समर्थक या किसी भी व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते और आदाब की परंपरा को बढ़ावा देंगे। मंत्रियों को नसीहत मिली है कि उनका व्यवहार सभी के साथ सौम्य और शालीन हो और बातचीत सकारात्मक रहे। गुलदस्ता लेने देने की जगह किताब कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा दें। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति और धर्म के गरीब और जरूरतमंद लोगों को बिना किसी देरी के मदद करें। सभी विभागीय कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित कार्रवाई की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। बिहार सरकार और अपने अधीनस्थ विभागों के कार्यों का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करें ताकि जनता को अपने हर एक गतिविधि की जानकारी रहे। ये लोगों के बीच एक बेहतर संदेश का आवरण है और लोगों के बीच एक बेहतर संदेश जाएगा। तेजस्वी की नसीहत को कांग्रेस जैसी सहयोगी पार्टी के नेता अच्छी पहल बता रहे हैं, जबकि बीजेपी और लोजपा रामविलास के नेता चुटकी ले रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि तेजस्वी को पता है कि उनके मंत्रियों में शिष्टाचार नहीं है। बात छोटी है पर इसकी सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि मनुष्य का जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है, स्वभाव होता है, उसको बहुत दिनों छुपा और दबा नहीं सकता है। असलियत सामने आ ही जाती है। यह बात स्पष्ट कर देता है कि खासकर उनके नेताओं में वो शिष्टाचार अभी नहीं है जिसको लेकर वो आशंकित हैं। आरजेडी और आरजेडी के नेता मंत्रियों पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। तेजस्वी की नसीहत के बाद क्या कुछ बदलता है, देखना होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। महागठबंधन की सरकार के मंत्री लगभग हर रोज नए नए विवादों में फंस रहे हैं। ताजा मामला सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव का है। मीडिया से मुखातिब सहकारिता मंत्री ने कैमरे के सामने ऐसी बात कह दी जो एक नेता को शोभा नहीं देती। आप भी देखिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने अभी 10 दिन ही बीते हैं कि हर रोज नए नए विवादों का बवंडर उठ रहा है। कभी दागी तो कभी सलाहकार को लेकर बवेला मच रहा है। अब की बार मामला सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव से जुड़ा है। दरअसल सुरेंद्र यादव मंत्री बनने के बाद अपने गृह जिला गया पहुंचे थे। मीडिया के कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तभी सुरेंद्र यादव के बगल में बैठे उनके एक सलाहकार ने उनको कान में कुछ कहा, जिसके बाद खीजे सुरेंद्र यादव ने जो कुछ कहा हम आपको सुना भी नहीं सकते। मगध प्रमंडल में ये तो अच्छा बात रहेगा। उसमें आ रहा आपका फोटो तो समझे मंत्री सिखारा जसराज जी। सुरेंद्र यादव के इस आचरण पर लगे हाथ बीजेपी ने उन्हें नसीहत की घुट्टी भी पिला दी। बिहार सरकार के नए मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव सभी तरह के अनुभवों से परिपूर्ण हैं। एक उनका पुराना दबंग इतिहास रहा है। वो ज्ञान से भी भरे हुए हैं। कभी विधायक रहते हुए वो डीएसपी की परीक्षा बीपीएससी की क्वालिफाई कर गए थे और अब मंत्री बने हैं तो कम से कम मंत्री जी को थोड़ा सा जुबान पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए था। दरअसल नई सरकार के कथित सलाहकार परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। मसलन मंत्री तेज प्रताप की सरकारी बैठक में बहनोई की मौजूदगी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सरकारी बैठक में उनके करीबी संजय यादव की मौजूदगी और अब सुरेंद्र यादव के सलाहकार जसराज की कान फुकाई। गया से न्यूज 18 के लिए एनएल लेली की रिपोर्ट। क्या आरसीपी सिंह पर सुपौल में महासंग्राम होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सुपौल जेडीयू के जिलाध्यक्ष ने आरसीपी को धमकी दी तो बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नीरज बबलू खुलकर आरसीपी के समर्थन में उतर आए। जेडीयू जिलाध्यक्ष ने कहा था कि आरसीपी सुपौल आए तो अंजाम बुरा होगा। इस पर चेतावनी देते हुए नीरज बबलू ने कहा कि देखता हूं कौन आरसीपी को सुपौल आने से रोक देगा। ना सिर्फ हम उनके साथ हैं बल्कि उन्हें सुपौल से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते हैं।
हम भी हैं, कौन उनको सुपौल से रोक देगा आने में। सुपौल किन्हीं की जागीर नहीं है और सुपौल में जब चाहे आरसीपी सिंह जी तब आए। उनके लिए जेडीयू के वर्कर भी हाथ बिछाए हैं और बाकी हम लोग भी हैं। अगर हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो इतना ऑफर देते हैं, अगर सुपौल में उन्हें कोई रोक रहा है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि सुपौल पार्लियामेंट जेडीयू के अंदर है और इधर एनडीए में खाली है। चाहे तो वो सुपौल से पार्लियामेंट लड़े, हम लोग उनको ऑफर देते हैं। एनडीए में बात करें ऊपर नेताओं से और सुपौल आके पार्लियामेंट लड़े। कौन रोकता है, हम लोग देखेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार से बाहर थे। पटना पहुंचने पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी की खबरों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि वे एक निजी कारण से बिहार से बाहर थे, कई चीजों को लेकर उन्हें जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी के बाद कल मीडिया से बात करने की भी उन्होंने दोहराई है बात। आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही अभी कहेंगे कि व्यक्तिगत मेरी यात्रा थी, कोई नाराजगी जैसी मामला नहीं है, लेकिन और इत्मीनान से हम लोग बैठेंगे तो बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है और स्वाभाविक रूप से हम क्योंकि बाहर थे इसलिए जानकारी नहीं है। हम पूरी चीज़ों की जानकारी लेंगे, फिर इत्मीनान से कल आप सब लोगों से बात करेंगे। और पटना से बड़ी खबर, निजी स्कूल के शिक्षक की पिटाई, छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप है। परिजनों ने शिक्षक को पीटा है। बड़ी खबर, निजी स्कूल के शिक्षक की पिटाई हुई है और ये शिक्षक की पिटाई छात्रा से अश्लील हरकत के कारण की गई। परिजनों ने पीटा है। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खाजे कला थाना इलाके की यह घटना है। गोपालगंज से अगली खबर, जहां प्रेमिका को भागने के दौरान ग्रामीणों ने प्रेमी की जमकर पिटाई की है। प्रेमिका को प्रेमी भगा ले जा रहा था और ऐसे में ग्रामीणों ने देखा, पकड़कर धुनाई शुरू कर दी। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के दुखहरण गांव की है। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पूर्वी चंपारण के छतौनी गांव का युवक पिछले 6 महीने से अपनी बुआ के गांव की एक लड़की से प्रेम करता था और इसी को लेकर प्रेमिका ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। नहीं आने पर आत्महत्या की धमकी दी थी, लेकिन प्रेमिका के बुलाने पर जब युवक वहां पहुंचा तो ग्रामीणों ने दोनों को देख युवक की पिटाई शुरू कर दी। दानापुर में पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। गोली लगने से लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए बेटा के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना नौबतपुर थाने के रेगानिया बाग की है। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच के लिए वारदात पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। घटना के बाद से आरोपी पिता फरार हैं। कितना गोली बच्ची को लगा ले? एक ही आवाज तो किया है, दूसरा आवाज तो नहीं किया है। अच्छा, गोलियों को लगा है? हाँ, अब एक ही आवाज में अब इतना हुआ तो हम कैसे बता सकते हैं। टोटल गोली बच्ची कितना लगा है? एक ही आवाज है। एक ही आवाज है। क्या कुछ पहले से विवाद भी था क्या बच्ची को लेकर? वैशाली के सहदेई बुजुर्ग के मध्य विद्यालय तोई मठ में प्रधानाध्यापक पर चोरी छुपे मध्याह्न भोजन योजना का चावल ले जाने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चोरी छुपे चावल ले जाते हुए पकड़ लिया और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और सहदेई बुजुर्ग ओपी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापक के वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हेडमास्टर 9 बजे रात का टीवी ले जा रहा था। हम हंगामा करके रोके तो हमको धमकी उनकी दिया जो हटा देंगे। उसके बाद सर हमको हटा भी दिया गया। हम इसका एप्लीकेशन सब तक दिए मगर कोई सुनवाई नहीं लिया। हम यहाँ पहुँचे तो देखे राम में बराबर बाहर में लगा हुआ है और इस पर हम वह सब बात बेचने का आरोप दिया गया। तो इस हेडमास्टर पर हम वेतन सबसे पहले काम उसका रोकने का करेंगे, उसके बाद इसके कानून अग्रतर कार्रवाई के लिए उच्च पदाधिकारी को दिया। खबर है मोतिहारी से, जहां कोर्ट परिसर में गोलीबारी हुई है। अपराधियों ने कोर्टकर्मी संजय ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला अरेराज अनुमंडल कोर्ट का है, जहां संजय ठाकुर काम करता था। वहीं अपराधियों ने संजय ठाकुर को 3 गोलियां दागी। गंभीर हालत में युवक को अरेराज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सवार 2 हैं जो बस का पीछा करते हुए हैं और बस से उतरने से कोर्ट के अंदर जाने गेट के पास ही उनको गोली मार दिया गया। उनका नाम संजय ठाकुर है। 2 महीना पहले वो अरेराज कोर्ट में उनकी प्रतिनियुक्ति हुई थी और हम लोग कारण को पता करने जा रहे हैं। और चूँकि यहाँ पे तत्काल उनको पीएचसी से इलाज के लिए रेफर भेज दिया गया था मोतिहारी के लिए।
औरंगाबाद से बड़ी खबर, दाऊदनगर का सीओ निलंबित कर दिया गया है। सीओ विजय कुमार को निलंबित किया गया। डीएम की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। जमीन की गलत जमाबंदी से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें डीएम की जांच में आरोप की पुष्टि हुई। विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। सीओ विजय कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दाऊदनगर से, जहां दाऊदनगर के सीओ निलंबित किए गए हैं और डीएम की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई। जमीन की गलत जमाबंदी का यह मामला है और डीएम की जांच में आरोप की पुष्टि हुई थी। कुछ दलालों के साथ मिलकर के हमारे जमीन को दूसरे के नाम पे जमाबंदी कायम कर दी है और जमाबंदी कायम ही नहीं की है। उन लोग के साथ कब्जा कराने के लिए हम लोग के साथ मारपीट भी करवाए और उल्टी हम लोग पे हरिजन एक्ट केस भी कर दिया। तो हम लोगों ने यह मामला को लेकर के अपर समर्था के पास गए। अपर समर्था ने जब इसकी जाँच कराई तो पाया कि सीओ के मिली भगत से सारे काम किया गया और आज हमें पता चला है कि सीओ साहब को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।